प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो 2 सवाल है और एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा गया है। तुमको ये कमेंट करना है कि इस हेली एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है, ये तुमको कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट कर देना कि इसका नाम क्या है। आप जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गहलोत, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम सर जीके एंड जॉब्स में। दिवाली का त्यौहार है, बाहर आपको दिन में ही पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो अपन आज करने वाले 31 अक्टूबर 2024 से संबंधित सारे करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके के सवाल भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी अपन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट्स आने वाले हैं। आरपीएफ टेक्नीशियन के तो एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुके हैं जिनमें करंट अफेयर और जीके भी पूछा जाएगा। तो अपन इन वीडियोस के माध्यम से डेली यही सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जिनमें करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके, सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर जाती है कि तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेली की क्लासेस लो, और भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो या कमेंट कर दो कि सर हमको ये दिक्कत जा रही है, इसका सोल्यूशन आप दो। बिल्कुल उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन आपको दोस्त तैयारी बढ़िया मन से करना है। और एक बार सिलेक्शन ले लो, बार बार कहाँ का तुम झंझट रख रहे हो कि फिर से फॉर्म आया, फिर से फॉर्म भरो, तैयारी करो, सिलेबस देखो, नहीं, बार बार का टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार में खेल ख़त्म कर दो इस बार। और वैकेंसीज भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आ रही है। वर्ग 3 की वैकेंसी एमपी में भी चल रही है, पात्रता परीक्षा है पर चल तो रही है, ठीक है। तो उसकी भी आप लोग तैयारी करना, उसमें भी कोई डाउट हो तो उसमें भी पूछ लेना, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, वर्ष 2024 में भारत में आयुर्वेद दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ठीक, फटाफट ऑप्शन देखो और इनके आंसर लगाओ, फिर इसका मैं सही आंसर आपके सामने लगाने वाला हूँ। देखो, 28, 29, 30 या 31 अक्टूबर में कौन सी तारीख को मनाया जा रहा है? बिल्कुल सही बता रहे हो तुम दोस्तों, ये इस बार मनाया जा रहा है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो भैया आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। अब देखो, ये तारीख के हिसाब से नहीं चलता, ये चलता तिथि के हिसाब से। मतलब जो धन्वंतरी दिवस होता है, या जो इसको अपन धनतेरस बोलते हैं, धन्वंतरी जयंती जो बोलते हैं, धनतेरस के दिन मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। तो इस साल धनतेरस आपको मनाई जा रही है 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है आपका आयुर्वेद दिवस। 9वां आयुर्वेद दिवस है, ये जरूर ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी इसको मनाने की। ये 9वां आयुर्वेद दिवस है। तो इसकी थीम क्या है? इस बार की जो इसकी थीम है दोस्तों, वो ये है, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक, इस थीम को भी दोस्तों आप लोग याद रखना। और कब मनाया जा रहा है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है आयुर्वेदा दिवस। वर्ष 2024 में किस खिलाड़ी को फुटबॉल का बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और पुरुष कैटेगरी की बात यहाँ पे हो रही है। इस पुरस्कार को तुम ये समझो कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है फुटबॉल का। ऑप्शन देखो फटाफट, मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे या रोड्री। लगाओ फटाफट आंसर, फिर मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका आंसर है भैया ऑप्शन नंबर डी, रोड्री। ठीक, स्पेन मैनचेस्टर के खिलाड़ी है रोड्री। इनको बैलन डी ओर पुरुष का खिताब दिया गया है, ठीक है। और बात करें महिला का, किसको दिया गया है? तो एटाना बानमती, ठीक है, इनको महिला कैटेगरी में बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। और पुरुष कैटेगरी में बात करूँ तो रोड्री को, ये स्पेन के खिलाड़ी है। और 2024 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड भी किसको मिला है? रोड्री को ही मिला है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलो अगला महत्वपूर्ण सवाल जरा देखो आपके सामने है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? और सवाल को हल्के में मत लेना कि छोटा सवाल है भैया, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और कई बार पूछा गया है, रेलवे एसएससी में कई बार पूछा गया है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। फटाफट ऑप्शन देखो, और सही आंसर इसका है भैया सन 1757। अब इसके बारे में और बातें जान लो। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी सन 1757 में, ये तो आपने जान लिया। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है जरा वो भी जानो फटाफट। क्या जानोगे भैया? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो किसके बीच लड़ी गई थी ये भी तो बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ी गई थी? बंगाल के नवाब। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था भैया सिराजुद्दौला। ठीक है,
सिराजुद्दौला इस समय बंगाल का नवाब था। इन दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती। और इस लड़ाई के बाद से ही बंगाल में कंपनी शासन का स्थापना हुई। कंपनी शासन की स्थापना इसी लड़ाई के बाद बंगाल में हुई थी। तो जो लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को, इसको भी तुम लोग ध्यान रखना। चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं भैया। किस भारतीय को हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस नागरिक को किया गया है? जरा ऑप्शन देखो फटाफट, फिर तुम निशान लगाना, इसके बाद में तुमको आंसर बताऊंगा, ठीक है? आ जाओ। स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, अन्ना हजारे या जावेद अख्तर, किसको सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर पढ़ते हो तुरंत तुम बता दोगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर। ठीक, इनको अभी फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हर देश का दोस्तों अपना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत रत्न है। इसी तरह जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये अभी जो सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर को मिला है। आप सब इनको जानते होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग जो फाउंडेशन है इनके संस्थापक है अपने श्री श्री रविशंकर। शांति, एकता, सद्भाव, यही सब बातें उसमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। ठीक, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को अभी ये सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना, फिजी की ओर से। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा किस भारतीय बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सवाल आपने पढ़ा, अब तुम जरा फटाफट ऑप्शन देखो, मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक, फिर मैं इसका आंसर लगाऊंगा। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया? क्या इसका सही जवाब है? लगाओ लगाओ। और मैं इसका सही जवाब लगा रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको इस मैगजीन के द्वारा भैया अभी भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक ये खिताब से सम्मानित किया गया है। एसबीआई तो भैया इसका मुख्यालय तो मुंबई में ही है, हम सबको पता है। ठीक, मैक्सिमम बैंकों के मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में ही है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, सी एस शेट्टी भी आप याद रख लेना। ये अभी वर्तमान में एसबीआई के प्रमुख है, चेयरमैन है। ठीक है, अब जरा आओ बाकी ऑप्शन पे भी नज़र डालो, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। और बड़े मज़ेदार सवाल है ये, मज़ा आ गया इस तरीके के सवाल। एक सवाल 4 काम कर दो इसमें। आओ आरबीआई के बारे में अपन जाने जरा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में बैंकों का बैंक। ठीक, सारे रेगुलेशन, एक्ट, पॉलिसी सभी बैंकों के लिए कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, इसकी स्थापना की गई थी 1934 अधिनियम की धारा के अंतर्गत। ठीक, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। एसबीआई के बारे में तो अपन जान चुके हैं। पीएनबी के बारे में जान रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, 1894 में इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में। कहाँ पे स्थापना की गई थी भैया? लाहौर में। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे इसके? किसने थे? दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना, लाला लाजपत राय ये भी इसके संस्थापक में से एक थे पीएनबी के। 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और दूसरा भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये। अब बात करें अगली बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना भैया 1906 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय वर्तमान में स्थित है। इस सवाल के बारे में आपने ये जाना। और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में तुम कर देना कि सर ये चीज़ अपन ने इस सवाल के बारे में छोड़ दी है या अपन करना नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आप भी उसमें बता सकते हो। सवाल में कोई सजेशन हो या कोई त्रुटि वगैरह कोई मिस्टेक हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दो, वो अपन उसको करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगला सवाल आप मेरे सामने देख पा रहे हो यहाँ पर, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स किसने दिया था? ठीक, सवाल कई बार पूछा गया है और मेनली बात करूँ तो अभी ये एसएससी एमटीएस का सवाल है, जिस परीक्षा में ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस में। ठीक, जरा ऑप्शन देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक, डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। क्या इसका सही आंसर है? तुम जरा मुझे फटाफट बताओ। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। ठीक, डलहौजी जो लॉर्ड डलहौजी सबसे ज़्यादा
हड़प नीति का यूज़ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये भारत के गवर्नर जनरल थे सन 1848 से लेकर 1856 तक। अब ये नीति, ये पॉलिसी क्या थी? तो सिंपल सी बात है, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाना। किसी भी तरह से कारण बताकर उत्तराधिकार का शासन नहीं है, सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, कुछ भी कारण बता दो और सबको अंग्रेजी शासन में मिला लो। ये थी भैया इनकी हड़प नीति। तो किन किन को मिलाया? बात करूँ 1848 में, तो इन्होंने सतारा को हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में मिला लिया। 1849 में फिर इन्होंने मिलाया जयपुर को और संभलपुर को, इस नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में हड़प लिया। फिर बात करूँ आगे चल के 1852 में उदयपुर को, ठीक, और 1853 में अगर मैं बात करूँ तो झांसी को। ये कुछ प्रमुख भारतीय राज्य थे जिनको हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। अगला सवाल करंट अफेयर का स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके सामने है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? अल्बानिया में आयोजित की गई थी। अब इसके ज़रा ऑप्शन देखो, चिराग चिकारा, किरापचोव, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट। कौन खिलाड़ी है? फटाफट आंसर बताओ, मैं लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है भैया चिराग चिकारा। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है अंडर 23 कैटेगरी में। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल खेलते हैं, ठीक, फ्री स्टाइल ये इनका गेमिंग है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बल देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा या हेली एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है? किस राज्य में किया है? ऑप्शन देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। फटाफट इसका आंसर लगाओ। एक्चुअली ये क्या है? हेलीकॉप्टर है, हेली एम्बुलेंस सेवा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में ये व्यवस्था अभी शुरू की गई है। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अब तुमको ये कमेंट करना है कि इस हेली एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है, ये तुमको कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट कर देना कि इसका नाम क्या है। अब ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हो? सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की पूरे देश में है, तो वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की 80, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। साथ में ये भी ध्यान रखना कि यहाँ का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, मतलब वहाँ पे विधानसभा भी आपको मिलेगी और विधान परिषद भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक। अगला ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो पहले उत्तराखंड नहीं था, ये उत्तर प्रदेश का ही पहले एक भाग था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और क्या बन गया आपका? उत्तराखंड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को है। वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करूँ, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। फूलों की घाटी, बहुत सारे घूमने की जगह है, फूलों की घाटी ले लो, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ ले लो आप भैया, बद्रीनाथ ले लो, ठीक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लिप्सना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कहाँ पर है? सब उत्तराखंड मसूरी में ही स्थित है। बिहार की बात करो तो भैया बिहार के बारे में भी कुछ चीज़ें जानने लायक तो है। क्या है? मधुबनी चित्रकला। कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, कहाँ की है? बिहार की है। कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में, कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में किसकी स्थापना की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक। बहुत बार ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई। उरुवेला बिहार में स्थित है, ठीक है। फाल्गु नदी के किनारे जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो स्थान क्या कहलाया? उरुवेला महाबोधि मंदिर। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और करंट अफेयर की बात करोगे तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पे खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ पे होगी? अपने बिहार में होगी। अगला सवाल आओ, मतलब अगला ऑप्शन आओ, मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हो? हृदय प्रदेश है अपने देश का मध्य प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कृषि भूमि का हस्तांतरण डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, ठीक। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ था? अब सवाल देख के तुम घबरा गए या चकरा गए कि यार ये क्या सवाल आ गया? देसी प्रेस अधिनियम क्या है भैया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये तो तुमने पढ़ा है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है। तो भैया यही इसकी तो बात हो रही है, ठीक। कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी 1878 में लागू हुआ था। किसने लागू किया था? तो भैया लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था। अब इसके बारे में तुमको बेसिकली सारी चीज़ें अगर मैं बता दूँ
तो उस समय क्या हुआ था, भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आर्टिकल लिखे जा रहे थे या जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जा रही थी वो प्रेस के माध्यम से की जा रही थी। तो ये अगर ये एक्ट उस समय आ गया था, तो मतलब पहले जो भी तुम अखबार में छापोगे उसको पहले पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाओ कि वो अंग्रेजी शासन के हिसाब से सही है या नहीं। सही होगी तो छपेगी, नहीं सही है उनके हिसाब से तो नहीं छपेगी। मतलब एक तरीके से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। फिर हटाया किसने भैया, 1882 में अपने आए लॉर्ड रिपन, ठीक, इन्होंने इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो 2 सवाल है और एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछा गया है, बहुत आईएमपी सवाल, इसको ज़रा ध्यान से करना, कन्फ्यूजन मत होना। लॉर्ड लिटन इसको लेके आए थे और लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था, बस इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। बाकी तो आज तारीख 31 अक्टूबर, तो आज के दिन अपन कैसे भूल सकते हैं। भारत में आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को, 31 अक्टूबर को, ठीक। किस लिए मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये भारत के एकता के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कई सारी देशी रियासतें थी, तो कुछ भारत में आना चाहती थी, लेकिन बहुत सारी रियासतें ऐसी भी थी जो भारत से अलग रहना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही कार्य किया कि उन सबका भारत में विलय किया। भारतीय एकता के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो मूर्ति है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि केवड़िया में है, गुजरात में, ठीक। 182 मीटर ऊंची है। खेड़ा आंदोलन की बात कर लो, बारदोली सत्याग्रह की बात कर लो, तो इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं, 31 अक्टूबर 2018 को जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, ठीक। और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आए, बाहर बच्चे फोड़ रहे हैं, दिवाली का त्यौहार है, तो फटाफट अपने शूट कर लेते हैं। दिन में पटाखे फोड़ रहे होता हूँ, रात तो रात है, दिन में पटाखे फोड़ रहे हैं। भारत के पहले राइटर्स विलेज यानी कि लेखक गांव की उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आपका सवाल ये है, जरा मेरे भाइयों ऑप्शन देखो फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। देख लो फटाफट और आंसर बताओ इसका। मैंने तो लगा दिया है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी लेखक गांव राइटर्स विलेज देश का पहला, उसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। अब तुमको ये कमेंट करना है कि इस गांव का नाम क्या है जिसका अभी उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है, ठीक। अपन फटाफट आते हैं, बाकी ऑप्शन में नज़र डालते हैं। राजस्थान, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश का राजस्थान। गुजरात की बात करूं, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गरबा, डांडिया यहाँ के लोकल नृत्य हैं। और जानो मध्य प्रदेश के बारे में, तो कृषि भूमि का डिजिटलीकरण हस्तांतरण करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश, इधर प्रदेश है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से और बन गया हमारा क्या, उत्तराखंड। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को शेयर करना जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और साथ में कमेंट कर देना कि तुम किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई दिक्कत है, करियर काउंसलिंग करवाना है, बिल्कुल सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि आप ठीक से तैयारी करो और ठीक तरीके से सिलेक्शन ले लो। इस बार एनटीपीसी की एग्ज़ाम भी आ रही है, आपने देखा उसकी एग्ज़ाम डेट्स आने वाली है। टेक्नीशियन आरपीएफ की तो आ भी चुकी है। आपको इस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि वर्तमान में भारत के आरबीआई की गवर्नर कौन है और किस क्रम के गवर्नर पद पर ये नियुक्त हुए हैं। ये सवाल आपको कमेंट करना है, कल मैं इसका जवाब आपको दूंगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।